जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द MCQ करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन ऑफ स्मार्ट IAS प्री सिक्योर मे 28। आज के मे 28 प्री सिक्योर का सेशन मैं तुम्हारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, सिंस आई एम ट्रैवलिंग और गुवाहाटी पहुँचने में मुझे काफ़ी लेट हो जाएगी, बट तुम्हारा ये करंट अफेयर्स MCQ डिस्कशन सेशन मिस नहीं हो, इसलिए मैंने यहीं पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आपके लिए सेशन रिकॉर्ड किया है। तो बीच बीच में कभी कभी अनाउंसमेंट की आवाज़ आ सकती है या बाकी फेलो ट्रेवलर्स की आवाज़ आ सकती है, उसको इग्नोर करना, तुम कंटेंट पर, पढ़ाई पे ध्यान देना। जो MCQ मैंने इसमें इस सेशन में अटैच किए हैं वो तुम्हारे अपकमिंग APSC प्रीलिम्स के लिए, ये जो 8 जून 2025 को होने वाला है, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सामने स्क्रीन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था एंड इनको नेताजी का टाइटल किन्होंने दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए। एक तो पहले आप हमें मुझे इनके बर्थ के बारे में बताओगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ कहाँ हुआ, इनको नेताजी का टाइटल रिस्पेक्ट से किन्होंने दिया। फिर आप मुझे बताओगे कि इन्होंने जय हिंद का स्लोगन कहाँ पर दिया। ये चीज़ें मुझे आप बताओगे। ठीक है, चलते हैं हम आज के प्री सिक्योर के टॉपिक्स पे। तो आज का जो प्री सिक्योर का टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, आज का जो प्री सिक्योर का टॉपिक है वो पहला टॉपिक है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, अब ये ना दो चीज़ों से रिलेटेड दिख रहा है। एक तो क्या, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करने की बात हो रही है, तो थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे तो ये ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं हमें किसी डिपॉजिट स्कीम या डिपॉजिट फ्रेमवर्क इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। बट ग्रीन की भी बात है, इसका मतलब एनवायरनमेंट भी है। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, राइट। तो ये एनवायरनमेंट इकोनॉमी दोनों चीज़ों को रिलेट करके तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 और ASER रिपोर्ट 2024। इसके ऊपर द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने, दोनों ने बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स और फिर मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी। देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फ्री AI कमेटी। फ्री AI कमेटी, अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि फ्री AI कमेटी मतलब AI को फ्री करने की बात हो रही है, बट फ्री करने की बात हो रही है या उसमें फ्रीडम लाने की बात हो रही है, क्या हो रही है, दैट वी विल सी। देन हम लोग UN के इंटरनेशनल ईयर्स की बात करेंगे। जैसे UN ने 2023 को एक इंटरनेशनल ईयर के रूप में डिक्लेयर किया था 2023 का, और उसका थीम जो है वो इंडिया से रिलेटेड था। अभी यहीं पर स्क्रीन पहुंच करके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 2023 का थीम क्या था जो इंडिया से रिलेटेड या इंस्पायर्ड था। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एंड अलायंस। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एंड अलायंस से रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, कल वाले डिस्कशन और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो पहला टॉपिक है आपके लिए ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। और ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं दैट ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के बारे में एक कंसर्न दिखाया जा रहा है इस आर्टिकल में। एडिटर क्या बोल रहा है, पब्लिशर क्या बोल रहा है, दैट वाई ग्रीन डिपॉजिट आर स्ट्रगलिंग टू टेक रूट इन इंडिया। कि भैया 20 मंथ हो चुके हैं, मतलब इसका लॉन्च रिसेंट ही हुआ था जी, इसका लॉन्च 2023 में हुआ है। तो ये 20 मंथ होने के बाद भी, पिछले साल का ये आर्टिकल है कि लगभग 2 साल होने के बाद भी क्यों ग्रीन डिपॉजिट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट द फ्रेमवर्क हैज़ बीन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया था। नहीं, एक्चुअली में दिस फ्रेमवर्क वाज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम और डिटेल्स भी देखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी देख लेते हैं। पहला रॉन्ग है। दूसरा क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, यस, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, अगेन सही। RRB जो हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो इस फ्रेमवर्क के पार्ट नहीं है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC है, इवन हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं। ठीक है। थर्ड क्या, फंड्स रेज्ड अंडर ग्रीन डिपॉजिट और ग्रीन फिक्स डिपॉजिट मस्ट बी डिप्लॉयड इन प्रोजेक्ट सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर यूज, राइट। बात भी सही है कि जब नाम है फ्रेमवर्क का ग्रीन डिपॉजिट, तो उससे जो भी फंड निकलेगा, उससे जो भी पैसा निकलेगा, प्रॉफिट होगा, वो ऑब्वियसली इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट की वैलिडिटी सही थी, आंसर क्या होगा हमारा 2 और 3 ओनली। अब हम ग्रीन डिपॉजिट पर आते हैं। ग्रीन डिपॉजिट के बारे में, जैसा आप यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो जो मैंने इंटरनेट से लिया, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि नीचे यहाँ पर पैसे हैं या कॉइन्स दिखाए गए हैं, मनी है, और ऊपर यहाँ पर ट्रीज हैं, एनवायरनमेंट है। मतलब ये ना क्या चीज़ को शो कर रहा है, ये एनवायरनमेंट फाइनेंसिंग को शो कर रहा है। एनवायरनमेंट फाइनेंसिंग इस चीज़ को शो कर रहा है, एनवायरनमेंट फाइनेंसिंग को शो कर रहा है।
लॉन्च इसको किसने किया था भैया? तो आरबीआई ने किया था। कब? अप्रैल 2023 में, और जून 2023 से ये इफेक्टिव हो गया। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आरआरबी नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक्स, उनका खुद ही रीजनल रूरल बैंक्स दे फंड मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कहीं ना कहीं रूरल जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती है उनसे रिलेटेड होती हैं, उनको बाहर रखा गया है इससे। थर्ड की ऑब्वियसली ये जो फंड होंगे, इससे जो भी पैसा निकलेगा उसका यूज इन ग्रीन एक्टिविटीज़ में किया जाएगा। ठीक है। और हम देखते हैं ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम या ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के बारे में। तो हमारा जो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है, दिस ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क इज पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर मनी का यूज, मनी से अराइज होने वाले प्रॉफिट का यूज किस चीज़ के लिए किया जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए किया जाएगा। राइट। सो ग्रीन डिपॉजिट क्या है? एक इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट है कि अगर सपोज आपने बैंक में, जिसको रेगुलेटेड एंटिटी बुला रहे हैं, अगर आपने बैंक में यहाँ पैसा जमा किया, उससे जो कुछ भी फ़ायदा हुआ जा रहा है उस आपको तो बाद में इंटरेस्ट मिलेगा ही। बैंक इससे क्या करेगी कि बैंक इस पैसे का यूज़ कहाँ करेगी? ऐसे ग्रीन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए करेगी। ग्रीन एक्टिविटी जो हो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी बायोमास को कन्वर्ट करके नहीं बनेगा, फिर वो काउंट नहीं होगा। फिर हम वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वैसे ग्रीन एनर्जी के लिए, गैम्बलिंग के लिए, फॉसिल फ्यूल के लिए, अल्कोहल के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, इन सब के लिए नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। इवन बायोमास से जनरेट होने वाले रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी नहीं अलाउड है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो कि तुम्हें याद रखना है, दैट ग्रीन डिपॉजिट शुड बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओनली। कि ये जो ग्रीन डिपॉजिट हो रहे हैं ना, ये आप डॉलर में या बाकी किसी फॉरेन करेंसी में, येन में, इन सब में नहीं कर सकते, आपको इंडियन रुपीज़ में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। इतने एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट याद रखिए आप। और देखो अभी मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन रेडी करके अभी रिकॉर्ड करना शुरू किया। मुझे लग रहा था कि बीच बीच में अनाउंसमेंट होने लगेगी, बट वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, एंड इवन द गॉड द ऑलमाइटी ऑलवेज कम इन फेवर ऑफ यू। तब से लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है और हम बिना किसी ज़्यादा नॉइज के अपना काम कर पा रहे हैं। सो पढ़ाई पे ध्यान देना है, चाहे आप जिस भी एटमॉस्फेयर में रहें, जिस भी कंडीशन में रहें, थोड़ा टाइम निकाल कर हम भगवान को याद करने के लिए, अल्लाह, भाई, गुरु, जीसस को याद करने के लिए टाइम निकालते हैं, पढ़ाई के लिए भी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे सपने सच होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER को रिलेटेड। और यहाँ पे आप 2 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देख सकते हो और इन आर्टिकल्स से भी काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। पहला आर्टिकल जो है ऊपर में, ये जो फर्स्ट है टॉप पर, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या बोलता है? ओवर 80% टीन्स नो हाउ टू यूज स्मार्टफोन। ओके, कि 80% टीन जो है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि वो स्मार्टफोन यूज करना तो जानते हैं, लेकिन ओनली 57% इंगेज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अभी आप लोग जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, आप तो टीन एज से आगे निकल चुके हो, तो खुद एक बार सोच कर देखो कि तुम्हारे पास जो स्मार्टफोन है, या कई लोगों के पास एप्पल वाला आईफोन भी होगा या बाकी चीज़ें होंगी, आप उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते ही हो। ऑब्वियसली अभी आप प्री सिक्योर देखोगे या क्लास देखोगे, बट इंडिया का जो टीन है बस 57%, मतलब आधे से बस थोड़ा सा ज़्यादा ही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज करता है। बाकी वो सोशल मीडिया चलाने के लिए, फालतू की चीज़ों के लिए यूज करता है। सो दिस इज़ रियली अ कंसर्न कि हम डिजिटल लिटरेट तो हो रहे हैं, बट वो डिजिटल लिटरेसी जा किस तरफ रही है। ठीक है। और दूसरा द हिंदू ने भी कवर किया। द हिंदू क्या बोल रहा है कि कोविड के बाद से रिकवरी तो हुई है, लेकिन रिकवरी देखने में यहाँ पे बड़े कंसर्न की बात क्या है कि जो 6.5 लाख चिल्ड्रंस पे स्टडी किया गया, तो 76% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट, 55.2% ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट एंड 32.5% क्लास 8 स्टूडेंट स्टिल कैन नॉट रीड क्लास 2 लेवल। रूरल रीजन में ये ना बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि क्लास 3 वाले, क्लास 5 वाले, इवन क्लास 8 वाले, वो क्लास 2 लेवल का कंटेंट अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब वो पास होते जा रहे हैं, वो 2 से 3 में गए, 3 से 4, 5 में गए, 5 से 6, 7, 8 में गए, बट फिर भी अगर हम पिछले क्लासेस की बात करें तो उस लेवल को भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। एंड दिस इज़ रियली कंसर्निंग। ये बड़ा कंसर्निंग मैटर है कि एजुकेशन जो दिया जा रहा है, तो क्या वो एजुकेशन सस्टेनेबल है? क्या उससे पढ़कर स्टूडेंट सस्टेनेबल होगा? वो सच में इंडिया के, देश के, समाज के बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि नहीं? ओके, ठीक है। अब हम इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इट इज़ एन एनुअल सिटीजन लेड सर्वे। अब बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ना सिटीजन्स ही खुद पार्टिसिपेट करते हैं, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, सिटीजन ही पार्टिसिपेट करते हैं। वाइडली रिगार्डेड एज बेंचमार्क फॉर असेसिंग फाउंडेशन लर्निंग आउटकम्स
अब जब टीन एज के स्टूडेंट्स पे या उससे पहले भी क्लास 3 के स्टूडेंट्स पर, क्लास 5 के स्टूडेंट्स पे किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन लर्निंग आउटकम्स, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी ही चेक की जाती है और साथ ही साथ इनरोलमेंट ट्रेंड भी चेक किया जाता है। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे ASER included a section on digital literacy, which was administered to older children in the 14 to 16 एज ग्रुप। अब पहली बार, ये भी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि 2024 के लिए पहली बार एक चीज़ क्या इंक्लूड किया गया, हाउस होल्ड सर्वे है क्योंकि सिटीजन लेड सर्वे है, क्या इंक्लूड किया गया, डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी की बात कि ये जो टीन एज है या चिल्ड्रन का जो 14-16 वाला भी ग्रुप है, उसमें डिजिटल लिटरेसी कैसी है, ये पहली बार इस बार इंक्लूड किया गया था। रिपोर्ट बहुत पहले से पब्लिश होते आ रहा है, 2005-6 के टाइम से पब्लिश होते आ रहा है, बट पहली बार डिजिटल लिटरेसी की बात की गई। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ पब्लिश्ड बाय एन NGO जिसका नाम है प्रथम, याद रखिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको एक NGO पब्लिश करता है, ये कोई नीति आयोग या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं, NGO पब्लिश करता है। विच कंडक्ट अ नेशन वाइड सर्वे एवरी अदर ईयर, जैसे मतलब 2024 का सर्वे आया तो अगला अब 2026 में आएगा, और ये 2025 में खाली नहीं जाने वाला है, इस 2025 में भी वो बाकी चीज़ों पर काम करेंगे। ठीक है, फोकसिंग ऑन द स्कूलिंग स्टेटस एंड लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया। मतलब ये जो ASER है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इसको पब्लिश एक NGO कर रही है प्रथम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, NGO कर रही है लेकिन काफ़ी वैलिड माना जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर्स भी इस पर रिसर्च पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी काम आता है, जो कि स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में स्कूलिंग स्टेटस को दिखाता है, उसको स्टडी करता है कि क्या ट्रेंड है, कैसा चल रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं अभी के लिए। चलिए, ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए। अब हम जरा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 की बात कर लें। जब हम एनुअल स्टेटस ऑफ 2024 की बात करते हैं, सबसे पहले तो NGO प्रथम इसको 2005 से पब्लिश करते आ रहा है। पहले इसको हर साल करता था कि 5 के बाद 6 किया, 6 के बाद 7 किया, 7 के बाद 8 किया, बट उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2016 से इसको एवरी अदर ईयर पब्लिश करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि 16 के बाद भाई 18 में करेंगे, फिर उसके बाद 20 में, 19 में करेंगे, इस तरह से एक साल छोड़ के करते जाएंगे। बाकी जो बेसिक ASER सर्वे है, इस बेसिक ASER सर्वे मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे में ये क्या क्या ट्रैक करते हैं, इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 16 एज ग्रुप, तभी तो वो क्लास 3 वाले, क्लास 5 वाले स्टूडेंट को देखेंगे, क्लास 8-10 वाले को भी देखेंगे, एंड देयर रीडिंग एंड अर्थमेटिक ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 16, कि जब बच्चा 5 to 16 है, मतलब जब वो प्राइमरी स्कूल से निकल रहा है, सेकेंडरी में आगे पहुंचेगा, हायर सेकेंडरी में पहुंचेगा, तो उसके बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक कैपेबिलिटीज़ को भी देखा जाता है। हम रिपोर्ट की बात करते हैं 2024 की रिपोर्ट को, इस इमेज को देखो अपने स्क्रीन के राइट साइड में, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि क्लास 3% ऑफ चिल्ड्रन रीडिंग एट क्लास 2 लेवल। 2018 में बहुत 20.9% स्टूडेंट ही क्लास 2 लेवल समझ पाते थे, जबकि वो 3 में जा चुके हैं। 2022 में तो और कम हो गया था, इसका एक रीज़न था कोविड। 2024 में ये इम्प्रूव हुआ है, बट फिर भी अभी कंसर्न की बात है। इम्प्रूव हुआ है कोविड के बाद से, बट सही है। क्लास 5 वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी कोविड के टाइम में इम्पैक्ट हुआ था, फिर से इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिखने के बाद भी फिर भी देखा जा रहा है कि काफ़ी कम है। ठीक है, सो फाइंडिंग्स पे क्या निकल कर आया कि ओवरऑल लर्निंग्स इंप्रूव हुई है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में। ये भी एक अच्छी बात है, दिस इज़ ए गुड साइन कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी अच्छा कर रहे हैं, और इन गवर्नमेंट स्कूल्स के कंट्रीब्यूशन से स्टूडेंट्स के लर्निंग रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ये सर्वे हो रहा है वो इम्प्रूव हो रही है। तो जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते, वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात है, वैसे फैमिलीज के लिए अच्छी बात है। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड कि भैया एक अच्छा जंप मिला है गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट में, स्पेशली जब 2018 की बात हो रही थी ना, तो गवर्नमेंट स्कूल के इनरोलमेंट में बड़ी अच्छा जंप दिखा था। अभी थोड़ा कम हुआ है पहले से, बट फिर भी वो गुड जंप है, इट इज़ नॉट डिटेरियोरेटिंग, ये डिस्करेजिंग नहीं है, ये ख़राब नहीं है, अच्छा जंप है। प्राइवेट स्कूल के इनरोलमेंट की जहाँ तक बात होती है तो वो स्ट्रीटली बढ़ रहा है, स्ट्रीटली धीरे धीरे, बट गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छा इनरोलमेंट रेशियो देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री AI कमेटी पर, और ये रहा द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल दैट RBI अनाउंसेस फ्री AI कमेटी टू डेवलप AI फ्रेमवर्क। इस आर्टिकल के स्क्रीनशॉट से हमें मालूम पड़ गया कि इस फ्री AI कमेटी को बनाया किसने है, RBI ने, और कहीं ना कहीं इस AI कमेटी के या फ्री AI कमेटी का टारगेट क्या होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, द कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नीति आयोग, जो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन में दिया था, तो ये तो हमें गलत इमेज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल से मिल गया कि नहीं भैया, इसको RBI ने फ्रेम किया है।
दूसरा क्या, इट इज चेयर्ड बाय पुष्पक भट्टाचार्य, श्री पुष्पक भट्टाचार्य, एन एआई रिसर्चर एंड प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। एकदम सही बात है, आईआईटी बॉम्बे की एक रिनाउंड प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, एआई के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनको इस बार चेयरमैन बनाया गया है। द पैनल ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नीति आयोग, एचडीएफसी बैंक, ओके, एचडीएफसी बैंक, आईआईटी मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ फर्म ट्राई लीगल एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। मतलब काफ़ी अच्छे पैनलिस्ट्स को इंक्लूड किया गया है डिफरेंट सेक्टर से, जो कि आपको जैसे एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक फाइनेंसेस को देख रही है ना। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे के चेयरमैन अगर जैसे हैं पुष्पक भट्टाचार्य आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी मद्रास के बाकी और मेंबर्स हैं, तो दे वुड फोकस इनटू डिफरेंट रिसर्च, दे वुड फोकस इनटू डिफरेंट इनोवेशन। लॉ फर्म को भी इंक्लूड किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट तो हमारे सही थे। और इसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा कि एआई का यूज, एथिकल यूज, एआई का एथिकल यूज फाइनेंसेस के केस में, किस तरह से फाइनेंसेस में हम एआई का एथिकल यूज कर सकते हैं, ये कमेटी आगे रिकमेंड करेगी। चलिए वही यहाँ पर है। सबसे पहले आप स्क्रीन के राइट साइड में आ जाइए। इसका एम क्या हो गया, टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एथिकल एडॉप्शन ऑफ एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इसलिए आरबीआई ने भी अपॉइंट किया है, एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड कर रहे हैं, आईआईटी और बाकी रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि उनके भी जो उनका नॉलेज है, जो उनका रिसर्च का कैपेबिलिटी है, उसको यूज किया जा सके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ईयर्स डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस। एक क्वेश्चन मैंने तुमसे शुरू में ही पूछा कि 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने किस ईयर के रूप में डेजिग्नेट किया था जो इंडिया से इंस्पायर्ड है, वो तुम मुझे बताओगे। बाकी यहाँ पर मैंने एक तरफ इंटरनेशनल ईयर दे रखे हैं स्पेसिफिक पर्पस के, सामने वो साल दे रखे हैं, आपको मैच करना है। उसके लिए आप सबसे पहले ये स्क्रीन देखिए। इस स्क्रीन पर कुछ चीज़ों को नोटिस कीजिए, आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 2025 से। 2025 क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के रूप में भी बनाया गया। इसी 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में भी बनाया गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी बात है। इसी 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में भी मनाया जा रहा है। अगेन 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मनाया जा रहा है। सो एक साल को यूनाइटेड नेशंस अलग अलग स्पेसिफिक टारगेट के साथ, अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स के साथ सेलिब्रेट कर सकता है, राइट। 2026 की बात करें तो वो रैंगलैंड एंड पेस्चरिस्ट के लिए भी मनाया जाएगा, रेंजलैंड एंड पेस्चरिस्ट के लिए भी। एंड 2026 वुड ऑल्सो सेलिब्रेटेड फॉर वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ये जैसे 25 में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन था, ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होने वाली हैं। ऑल्सो वीमेन फार्मर को, जो हमारी महिलाएं फार्मर का काम करती हैं, उनको भी डेडिकेटेड 2026 का साल रहेगा। 2027 जो है वो सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म को डेडिकेटेड रहेगा। अगेन फिर से क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को कम करते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म कि अगर हम कहीं, जैसे कल मैंने एक पिक्चर देखा कि लोग हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे और वहाँ उन्होंने काफ़ी कचरा फैला रखा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्लीन करे, बट उससे पहले हम टूरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्पॉन्सिबली वहाँ पर टूरिज़्म का भी फ़ायदा उठाएं, वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ भी बिताएं, बट साथ ही साथ सफाई भी मेंटेन रखें। 2029 को एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन आप ध्यान रखिएगा। आपको 2024 भी देख लो एक बार पीछे आकर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, मतलब कैमल्स के प्रोटेक्शन के लिए 2024 का इंटरनेशनल ईयर्स डिक्लेयर किया गया था। देयर इज़ ए होमवर्क फॉर यू कि तुम कैमल्स का मुझे IUCN स्टेटस बताओगे कि इंडिया में जो कैमल्स मिलते हैं उनका IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि यूपीएससी को, सिविल सर्विसेज को ऐसे क्वेश्चंस पूछने का बड़ा मन रहता है। तुम इंडिया में जो कैमल्स, जो नॉर्मली कैमल्स मिलते हैं रेगिस्तान में, आप उनका IUCN स्टेटस बताओगे, और साथ ही साथ खराई कैमल्स, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आज अटैच करूँगा, तो मुझे खराई कैमल का भी IUCN स्टेटस बताओगे, ये भी तुम्हारा टास्क है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आंसर आपके पास यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एंड बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस से, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एंड बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस। अब डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल देख सकते हो। डाउन टू अर्थ यहाँ क्या बोल रहा है, दैट बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट मार्केट शो प्रॉमिस बट फेस डीप अनसर्टेनिटीज, कि बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट मार्केट जो है उसमें प्रॉमिस तो है, ऑब्वियसली एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, बट फिर भी अनसर्टेनिटीज है काफ़ी। तो हम अब इस बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट मार्केट को या बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस को समझते हैं। पहला क्या स्टेटमेंट है, दैट बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स आर नॉन ट्रेडेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। नॉन ट्रेडेबल बोला है स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में, यूज्ड सोनली फॉर डोमेस्टिक कंजर्वेशन एफर्ट्स विद इन प्रोटेक्टेड एरिया। अब थोड़ा हम इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, जो कि पड़ोसी को उधार नहीं देना है, अपने पास रखना है,
कि ये नॉन ट्रेडेबल अगर रखा जाएगा और सिर्फ डोमेस्टिक कंजर्वेशन के लिए रखा जाएगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे होगा। एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू डोमेस्टिक कंजर्वेशन, ऑल्सो इट इज़ ट्रेडेबल, ताकि कोई कंट्री जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अच्छा कर रही है एंड दे आर अर्निंग क्रेडिट्स, तो वो दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, द बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। यस, हम देखेंगे कमिंग के डिटेल्स। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट इससे रिलेटेड है, सही है। द बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस इज अ वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस फैसिलिटेटेड बाय यूएनडीपी एंड यूएनईपी टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट मैकेनिज्म। अगेन दिस इज करेक्ट दैट यूएनडीपी और यूएनईपी नाम की ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फैसिलिटेट करती हैं एक वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस जिसको हम बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस के नाम से बुलाते हैं। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर आए हम, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये वैलिडिटी हमने चेक कर लिया था। हम कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी है ये 15th COP जो कि 2022 में हुआ था। किसकी COP है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो 2022 का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसमें कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया, विच इज सपोर्टिंग दिस बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस। कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का टारगेट क्या है? टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, कि आज हम लोग 2025 में हैं, अगले 5 साल में 2022 में जब ये टारगेट अडॉप्ट किया गया था कि 2030 तक हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोक लें और रिवर्स कर दें, ताकि 2050 तक 2050 तक वी हैव सेट अ गोल ऑफ लिविंग इन हारमनी विथ नेचर, कि हम नेचर के साथ हारमनी में रह सकें 2050 तक। तो पहले हमको क्या करना है, 2030 तक क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोक देना है, ताकि अगले 20 साल में हम नेचर के साथ हारमनी में रह सकें। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर 2050 के लिए 4 गोल सेट किए गए हैं और उससे पहले 2030 के लिए 23 टारगेट सेट किए गए हैं। तो पहले हम अपने टारगेट्स फुलफिल कर लेंगे, छोटे छोटे टारगेट, 23 टारगेट 2030 तक, और फिर हम 2050 तक अपना गोल सेट कर लेंगे नेचर के साथ हारमनी में रहने के लिए। ओके, ये आज के प्री सिक्योर क्या क्वेश्चन था। कल के प्री सिक्योर के आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी दूंगा, पहले कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। कल जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था वो था ट्रिपल डिप ला नीना का, ट्रिपल डिप ला नीना। और गाइज कुछ लोगों को मैं रेगुलर देखता हूँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स राइट, जो कि जैसे रश्मिता है, हिमाक्षी है, उदीप्त है, ये लोग ध्रुव हैं, ये लोग रेगुलरली यूट्यूब के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताते हैं। बट बाकी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि या तो काफ़ी बिजी हैं या फिर वो सिंसियरिटी नहीं समझते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर बताएं, या तो खुद तुम ट्राई नहीं करते हो, और अगर जान भी जाते हो तो अपने आंसर शेयर नहीं करते हो। पता नहीं किस वजह से परहेज है, किसी डॉक्टर ने, नीम हकीम ने बोला है, ऐसा नहीं करना है, शेयर क्या करो अपने आंसर्स, राइट। ट्रिपल डिप लानिना, ट्रिपल डिप लानिना के रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या था कल? इट रेफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ लानिना कंडीशंस फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में जब लानिना कंडीशंस डेवलप होते हैं, कहाँ पर? इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, तो हम उसको ट्रिपल डिप लानिना बुलाते हैं। दिस इज करेक्ट। लानिना कंडीशन हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में ना यहाँ पे कोल्ड करेंट्स डेवलप होंगे, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? जैसे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंडिया में अच्छी बारिश होती है। ला नीना दिस इट सपोर्ट गुड रेन इन इंडिया। तो अगर इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे ला नीना कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, इंडिया में अच्छी बारिश होगी, और कंसिक्यूटिवली 3 साल के लिए हुए। जैसे इस ट्रिपल डिप लानिना को ना 2020-22 में ऑब्जर्व किया गया था, 2020-2022 में इसको ट्रिपल डिप लानिना बोला गया था, याद रखेंगे इसको। दिस इवेंट्स जनरली लेड टू अबव एवरेज रेनफॉल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। अगेन करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, कि स्पेशली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून जो ट्रिपल डिप लानिना है, क्योंकि लगातार 3 साल से अब जो करंट है वो करंट से बारिश अच्छी हो पा रही है, जो एयर है उसमें ह्यूमिड कंटेंट अच्छा है, ह्यूमिडिटी अच्छी है, बारिश अच्छा करवा सकता है, और लगातार 3 साल आ रहा है, तो इंडिया में तो अच्छी बारिश दिखेगी, अब एवरेज रेनफॉल दिखेगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट मैंने तुमको कल क्वेश्चन क्या दिया था? एशियाटिक लाइन्स पे दिया था। ये सामने आप शेर देख रहे हो, एशियाटिक लाइन, इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन इंडिया। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कभी कभी एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट भी करेक्ट होते हैं, और यहाँ करेक्ट है। ये कहाँ मिलता है? तो भैया ये मिलता है वहीं जिसके बारे में बच्चन साहब बोलते थे कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात में मिलता है। गुजरात के कहाँ? गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर मिलता है।
गीर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में ही ये एशियाटिक लाइन मिलता है। पहले बाकी एशियन नेशंस में भी मिलते थे, बट वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जंगल से, अब सिर्फ इंडिया में एक्सक्लूसिवली मिल रहा है। द IUCN हैज़ कैटेगराइज्ड इट एट इंडेंजर्ड इन इट्स रेड लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। नहीं भैया, इसका ना कंजर्वेशन एफर्ट बड़ा अच्छा चल रहा है, चाहे उसमें पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का रोल हो, जो कि अभी इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, या बाकी कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाने के लिए जितने भी हमारे फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट सर्विसेज के हमारे सोल्जर्स हैं, उन सब का रोल हो, लोकल कम्युनिटी का रोल हो, राइट। इन सब के रोल की वजह से ना पहले इसका स्टेटस जो था वो इंडेंजर्ड था। अब 2025 में एक बड़ी अच्छी बात है, इनकरेजिंग बात है कि इसका स्टेटस से वल्नरेबल कर दिया गया है, मतलब कंजर्वेशन एफर्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। इवन इंडेंजर्ड से पहले कभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी हुआ था। तो जब क्रिटिकली इंडेंजर्ड था तो हमने ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट किया, तो हम इंडेंजर्ड में आ गए, और अब 2025 में इंडेंजर्ड से वल्नरेबल में आ गए। सो कंजर्वेशन एफर्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखता है, याद रखिएगा। जो APSC फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है उसमें भी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, क्या ग्रेट एडज्यूटेंट स्टॉर्क, जिसको एसएमईज में, लोकल लैंग्वेजेस में, आम बोलचाल की भाषा में हरगिल्ला बुलाते हैं, इसका IUCN स्टेटस अभी क्या है? कुछ महीने पहले इसका IUCN स्टेटस डिफरेंट था, अब इसका IUCN स्टेटस डिफरेंट है ग्रेट एडज्यूटेंट स्टॉर्क का। ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था नए IUCN स्टेटस के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में भी चेक करके बताओगे, क्योंकि 2-3 महीने पहले इसका IUCN स्टेटस डिफरेंट था, अब इसका IUCN स्टेटस डिफरेंट है। जब मैंने पहले PYQ एनालिसिस किया था तो अलग IUCN स्टेटस के साथ किया था, हालांकि कमेंट सेक्शन में मैंने फिर वो अपडेट भी कर दिया है, तुम देख सकते हो अगर PYQ रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो। ओके, आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके 2 हैं। पहला खराई कैमल से रिलेटेड, पढ़िए खराई कैमल के डिटेल्स को, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और दूसरा है रिपब्लिक डे परेड 2025 से रिलेटेड। ये 2 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेशंस हैं। सो दिस वाज टुडेज प्री सिक्योर। जो थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा एयरपोर्ट का, उसको इग्नोर करना, ध्यान से सुनना सेशन को, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग प्री सिक्योर सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून इन गुवाहाटी। जय हिंद।